अरे हाँ दादाजी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं गांव में सुबह ही आऊंगा, रात को नहीं आऊंगा। और अगर कोई अनजान इंसान दिखेगा तो मैं उसे नहीं टोकूंगा। कितनी बार आप एक ही बात समझाते रहते हैं। चलिए अब मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। अतुल एक 25 साल का खूबसूरत नौजवान था। वो अपने इंडिविजुअल फैमिली के साथ शहर में रह रहा था, लेकिन उसका अपने गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव था। इसी वजह से जब भी उसे मौका मिलता वो अपने गांव जाता और घूमकर वापस आ जाता। अतुल आज करीब 3 साल बाद अपने गांव जा रहा था, जहां वो हाल ही में फैले एक दहशत से पूरी तरह अनजान था। आज पूर्णिमा का दिन था। सुबह के 7 बजे ही अतुल ने ट्रेन पकड़ ली थी और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गया अपने जिला राजगढ़। यहां से उसका गांव करीब 5 किलोमीटर दूर था। अतुल स्टेशन पर उतरता है और बाहर निकलकर अपने गांव जाने के लिए सवारी की तलाश करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिले के किसी भी गांव में जाने को तैयार नहीं थे। तभी अतुल एक टांगे वाले से बात करता है। अरे ओ भाई, सुनो जरा, ये तुम लोग गांव में जाने को क्यों तैयार नहीं हो? कोई भूत प्रेत है क्या वहां? अरे कहां से आए हो भाई? क्या तुम्हें राजगढ़ के उन 14 गांव में फैले दहशत के बारे में नहीं मालूम है? तुम ये क्या बातों को गोल गोल घुमा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? अरे भाई साहब, इस वक्त तो उस किस्से का जिक्र करने से भी डर लगता है। बस इतना समझ लो, आज पूर्णिमा की रात है। वो सभी गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जिसकी जमीन पर एक कदम रखने मात्र से तुम्हारी मौत की रफ्तार तेज हो जाएगी। मत जाना आज वहां। इतना कहते हुए वो टांगा वाला घबराकर वहां से भाग जाता है। अतुल उस टांगे वाले की कही बात को समझने की कोशिश करता है। फिर वो खुद से बोल पड़ता है, इन गांव वालों को कोई काम धंधा है नहीं, बस एक मसाला मिलना चाहिए। इनको तो लगता है हम शहरी लौंडे इनकी तकिया सुनी बातों से डर जाएंगे। अतुल अपने मन में इतना बड़बड़ाता हुआ आगे चल देता है। उसके हाथ में उसका एक सूटकेस था, जिसे लिए अतुल बिना किसी सवारी के पैदल ही गांव की तरफ चल देता है। उसका रास्ता भयानक जंगलों से होकर गुजरना था। अतुल का शुरुआती कुछ समय सही बीता। वो सड़क खत्म करता हुआ अब गांव के उस जंगल में दाखिल होने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। ओ मैन, दादाजी का फिर से कॉल। अतुल दादाजी का कॉल उठाता है। अतुल बेटा, सही सलामत हो ना? आज की रात किसी होटल या लॉज वगैरह में गुजार लेना। गांव आने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल भटकती है, जो आकर्षक मर्दों को। दादाजी ने अभी इतना कहा ही था कि अतुल का फोन बैटरी लो होने की वजह से बंद पड़ जाता है। दादाजी क्या कहने की कोशिश कर रहे होंगे? टांगे वाला और दादाजी दोनों की बात लगभग एक ही थी। तो कहीं सच में? नहीं नहीं, अब बस एक जंगल ही तो पार करना है, जल्दी जल्दी चलता हूं। अतुल अपने कदम तेज कर लेता है। कुछ देर बाद उसे एक तेज खुशबू आती है। वो अचानक उस खुशबू की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसी तरफ जाने लगता है। वो कोई इत्र की खुशबू थी, बड़ी मनमोहक। अतुल उस इत्र के खुशबू की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। वो एक शादी के मंडप जैसे दिखने वाले एक वीरान पड़े मंडप के पास जाकर रुकता है, जहां सामने उसे दुल्हन के जोड़े में खड़ी एक औरत दिखती है। अतुल पर वशीकरण हुआ था और इसी के चलते वो शादी के मंडप तक आ पहुंचा था। इसके बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होता है और फिर उसके सामने खड़ी औरत उसे
वरमाला पहनाती है और इसके ठीक बाद अतुल भी उस औरत को वो वरमाला पहनाता है। अतुल अपने आप विवाह की सारी रस्मों को करने लगता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो होश में आ चुका था और अपने कंट्रोल में था। उसके पूरे शरीर में एक भयानक दर्द हो उठा था। अतुल उस दर्द से परेशान उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या, अतुल के हाथ और पैर दोनों बिस्तर के दोनों किनारों से बंधे हुए थे। तभी उसे अपने सामने एक औरत घूंघट में आती दिखाई देती है। उस औरत को देखकर अतुल चीखने चिल्लाने लगता है, कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? फिर वो औरत अपना घूंघट उतारती है। उसका चेहरा देखकर अतुल का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो जले चेहरे वाली एक डरावनी औरत थी जिसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और पूरे चेहरे से लाल खून झलक रहा था। इतने डरावने नजारे को देखकर अतुल कांपना शुरू कर देता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो औरत अतुल के करीब आती है और फिर उससे एक भारी आवाज में कहती है, मैंने तुझसे शादी कर तुझे यहाँ ले आई, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि तू मेरा पति नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। अब तुझे मरना होगा। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अतुल उस डायन से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रहम इंसानों में होता है, डायन और पिशाचों में नहीं। अतुल के ठीक बगल में रखी खंजर हवा में अपने आप उठती है और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाती है, जिससे अतुल तड़प तड़प कर मौत की नींद सो जाता है। अतुल का भी मृत शरीर गांव के उसी चौराहे पर मिलता है जहां उस विधवा डायन से शिकार हुए लोगों के मृत शरीर मिले थे। अतुल की लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और तभी अतुल के दादाजी वहां पहुंचते हैं और उसकी लाश को देखकर रोने लगते हैं। अरे, मैंने मना किया था, गांव में सूर्यास्त के बाद मत आना, वो अभागन डायन जान ले लेगी। मैं आगे कुछ बताता कि तभी फोन कट गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस विधवा डायन की कहानी बहुत अलग थी। गांव वालों के मुताबिक ऐसी डायन सिर्फ मर्दों का शिकार करती है, और वो भी उन मर्दों का जो जवान है और शादी के लायक है। विधवा डायन की दास्तां ये बयां करती है कि 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के तकरीबन 1 महीने बाद तेज बिजली के झटके लगने की वजह से उसके पति की मौत हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। बस इसी शोक में उसने खुद की जान ले ली। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि गांव के ही कुछ वहशी दरिंदों ने उसके पति के ना होने की मजबूरी की वजह से उसे घेर लिया और उसका बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब आखिर में इस घटना का क्या सच है, ये तो किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन लोगों के मुताबिक उस औरत के मरते ही उसने एक विधवा डायन के रूप में जन्म लिया और शाम ढलने के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप कर नजर रखती है, और जैसे ही उसे कोई जवान युवक दिखता है
उसे अपने इत्र के वश में करके उससे शादी करती है। और जब उसे पता चलता है कि वो उसका पति नहीं है तो उसे जान से मार देती है। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सोते थे। उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। 6 साल का शुभम अपने दादाजी के साथ घर के बरामदे पर सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो नींद से जाग उठा। उसे अपने से करीब 20 मीटर की दूरी पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिख रही थी। उस औरत के बाल सिर से पांव तक थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरा था। शुभम कुछ देर तक उस औरत को यूं ही अजीब तरीके से देखता रहा, पर फिर वो औरत शुभम को अपने पास आने का इशारा करने लगी। शुभम भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी वो औरत शुभम के चेहरे को छूती है और फिर उसे लिए कहीं बहती हवाओं के बीच गायब हो जाती है। अगली सुबह दादाजी अपने पास शुभम को नहीं पाते हैं तो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घर वालों से भी शुभम के बारे में पूछते हैं, लेकिन घर वाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करने लगते हैं। अरे ओ किशन बाबू, तुमने कहीं शुभम को देखा है? अरे कमाल करते हैं बाबूजी आप ही के साथ तो वो हर रात सोता है और आप हमसे ही सवाल कर रहे हैं। पता नहीं शुभम कहाँ चला गया, अब कहाँ ढूंढूं उसे। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वो एकदम से भागते हुए बरामदे पर आते हैं, जहां उन्हें शुभम का चप्पल यूं ही पड़ा मिलता है। उसे देखते ही दादाजी चिल्लाने लगते हैं, हे राम, हमारे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई। मैंने पहले ही मना किया था, छोटे बच्चों को बरामदे पर मत सोने के लिए भेजो, पर इस बूढ़े आदमी की बात कौन सुनता है। तभी वहां किसान भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? शुभम गायब नहीं हुआ, बल्कि वो बांझ चुड़ैल हमारे शुभम को अपने साथ ले गई है। अरे क्या बाबूजी, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो और रहोगे। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि वो बांझ चुड़ैल वापस इस गांव में लौट आई है, अपना 27 साल पुराना बदला पूरा करने। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे और भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं। वो सब मिलकर शुभम को पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि शुभम गांव में नहीं खोया है, बल्कि उसे उस कलमुही ने अपने सुरंग में छिपा रखा होगा। तुम सबको वहां जाना चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, मुझे लगता है बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा शुभम सच में किसी चुड़ैल डायन के पास हो। अरे क्या सरिता, तुम भी बाबूजी की बातों में आ गई? हम लोग अपना वक्त बस जाया करेंगे। जी कोशिश करने में क्या जाता है? मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने बच्चे के खातिर एक बार हमें दादाजी की बताई हुई जगह पर चलकर देखना चाहिए। फिर सभी लोग दादाजी की बताई हुई जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और आखिरकार वो लोग एक सुरंग के पास जाकर रुकते हैं। गांव के कुछ और जानकार भी उनके साथ थे। इस सुरंग को खोदना चालू करो। इसे तब तक खोदते रहो जब तक इसके नीचे से खून की बूंदें और चीखें ना सुनाई पड़ने लगे। बाबूजी, मुझे लगता है सच में आप बुढ़ापे में सठिया चुके हो। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सब करने से कुछ नहीं होने वाला? इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को खोजें। किसान, चुपचाप इन्हें अपना काम करने दो।
बीच में दखल अंदाजी किए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। दादाजी की डांट के बाद कुछ समय के लिए किशन शांत होकर तमाशा देखता है। तांत्रिक ठीक उसके बगल में खड़े होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गया था। किशन का गुस्सा और परिस्थितियों का बिगड़ना दोनों समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। किशन एकदम से चिढ़ गया और बोला, अब अगर आप लोगों को इस बकवास में शामिल होना है तो होइए। मैं अब अकेला ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल रहा हूं। इतना बोलता हुआ किशन वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसके पैर जमीन से चिपक गए, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ठीक उसी वक्त खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक बच्चे की चीख सुनाई पड़ने लगी और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखने लगे। गौर से सुनो इस आवाज को। तांत्रिक, तुम अपनी प्रक्रिया को तेज कर दो। जो शख्स खुदाई कर रहा था वो कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा, लेकिन तभी उसे किसी हाथ ने एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया, जिससे एक झटके में वो पाताल के भीतर समा गया। ठहरो सभी, सब इस गड्ढे से दूर हटो। तांत्रिक कुछ गंगा जल की बूंदें उस खुदाई स्थान पर छिड़कता है, जिससे उस जगह का शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे उस गड्ढे के करीब जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बीजें होती हैं। वो जैसे ही उन बीजों को उस जमीन पर छिड़कते हैं, तभी जमीन के नीचे से एक बच्चे की लाश ऊपर आ जाती है और चेहरे पर से मिट्टी हटाने के बाद उन्हें दिखता है कि ये तो उन्हीं का शुभम है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? सभी रोने लगते हैं, शुभम की मौत का मातम मनाने लगते हैं। तभी तांत्रिक उन सबको शांत करते हुए कहते हैं, देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी घोर साधना में लीन होने जा रहा हूं। आप सब कुछ समय के लिए शोर ना मचाएं। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का उपयोग शुरू करते हैं। कुछ देर के भीतर एक औरत सामने प्रकट होती है। तो तू थी वो जिसने ये खेल रचा है। अब बता, शुभम कहाँ है? तूने उसका क्या किया है? मैंने तो उसे कब का मार दिया और उसकी आत्मा को परलोक भेज दिया। बहुत मजा आता था ना गाँव वालों, मेरे बांझ होने का मजाक बनाने में। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन तूने हमारे बच्चे को क्यों छीना? उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा उसने नहीं, बल्कि तूने था बूढ़े। याद है 27 साल पहले जब तूने पूरे गांव में मुझे अशुद्ध और एक चरित्रहीन औरत घोषित कर दिया था और मेरे बांझपन का मजाक बनाया था। आखिर मैं विवश होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन मैं फिर गांव लौट आई एक भयानक चुड़ैल बनकर। लेकिन उस बार भी तूने मुझे अपने मकसद में सफल होने नहीं दिया। अंजाम तेरे सामने है। अरे, अगर बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती। मेरा पोता तो बेचारा बेकसूर था। बदला तो मैं तुझसे ही लेने आई थी। मेरे मरने के अगले दिन सबसे पहले मैं तेरे ही लड़के को उठाने आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। लेकिन आज मेरा मकसद कामयाब हो गया। इतना कहते हुए वो चुड़ैल हवाओं में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट कर शुभम की लाश पर रोने लगा। इसी के साथ कहानी का
यहीं अंत होता है। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एक फिल्म बना रहे थे। चारों साथ में एक मीडिया कंपनी में काम करते थे और चारों में गहरी दोस्ती थी। हमारे डायरेक्टर को एक नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल की लव स्टोरीज तो बिल्कुल कॉमन हो गई है। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लानी होगी जिससे ऑडियंस को मजा आए। मैंने सुना है शहर के पुराने बंद पड़े लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रखी हैं और उनमें बहुत सारी अनसुनी कहानियां बंद है। लेकिन वो लाइब्रेरी सालों से बंद है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? अगर हमें वहाँ से अच्छी कहानियां मिल सकती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। चारों एक रात चुपके से शहर की पुरानी लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लाइब्रेरी पुराने कब्रिस्तान के बगल में थी, जिस वजह से उस लाइब्रेरी के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली थी। चारों उस रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाने का निर्णय लेते हैं। यार, मैंने सुना है उस लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान है और लोगों का कहना है कि उस कब्रिस्तान के आसपास ना कई लोगों ने आत्माएं देखी हैं। तू भी एक इन किताबी बातों में विश्वास करने लगी? हमें लव स्टोरी बनानी है, हॉरर स्टोरी नहीं। अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चुपचाप जाकर लाइब्रेरी से कुछ अच्छी किताबें लेकर वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चारों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के पास उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अरे, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? बंद हुई भी तो कौन सी जगह पर? हमारे बगल में पुराना कब्रिस्तान है। अरे, तू फालतू का डर रही है। तुम सभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ो, मैं ये गाड़ी को देखता हूँ। ओके गाइस, ये सही रहेगा। समीर उस कब्रिस्तान के पास गाड़ी के पास रुक जाता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही वहां अचानक से उन तीनों के सामने एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बाल होते हैं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई वर्षों से नहाया नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम सभी? उधर मत जाओ, वहाँ मौत है। उस आदमी को देखकर तीनों डर जाते हैं। पागल व्यक्ति तीनों के आसपास अजीब सा उछलता कूदता हुआ घूमने लगता है। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से, मौत का साया है। जो भी यहाँ आया है वापस ना जा पाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल वहाँ पर पड़े एक लाठी से उस पागल आदमी को मारकर भगाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति उन तीनों को देखकर पागलों की तरह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तुम सबका समय आ गया है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना सब मरेंगे। वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे यार, तुम एक पागल की बात पर विश्वास कर रही हो, उसे तो खुद का होश नहीं। चलो जल्दी से जो काम करने आए थे वो कर लेते हैं। तीनों लाइब्रेरी के पीछे की खिड़की का शीशा तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। लाइब्रेरी में कई तरह की पुरानी किताबें रखी होती है। तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढने लगते हैं। उस लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा होता है। तभी अचानक से एक किताब अदिति के पास आकर गिरती है। वो किताब एक सफेद कपड़े में लिपटी होती है और उसके ऊपर कई तरह के धागे भी बंधे होते हैं। ये कौन सी किताब है और ये इस कपड़े में क्यों लपेट कर रखी है? अदिति सारा धागा और कपड़ा हटाकर वो किताब निकालती है। उस किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी लिखा होता है और उस किताब के ऊपर कुछ अजीब सी चित्र भी बनी होती है। अदिति उस किताब को देखकर खुद को रोक नहीं पाती
तुम्हें कोई अच्छी किताब मिली क्या? ये देख, इस किताब का टाइटल कुछ यूनिक लग रहा है। और तो और इस पर बहुत ही अजीब चित्रकारी भी की हुई है। देख। ठीक है, हम इसे ना बैग में रख लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। इस किताब को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अदिति उस किताब को अपने बैग में रख लेती है। अचानक अदिति को लगता है कि बैग के अंदर वो किताब अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है। तभी वो उस किताब को अपने बैग से बाहर निकालती है और अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे उस किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इस किताब के पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? तभी उस किताब के पन्ने पलटने बंद हो जाते हैं। वो किताब के पन्ने एक जगह आकर रुक जाते हैं। उस पन्ने पर राजकुमार और उसके पैरों के पास बैठी लड़की की तस्वीर होती है, जिसके कपड़े देखकर वो एक वैश्या प्रतीत होती है। अदिति उस पन्ने को पढ़ने लगती है। राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी। ओह, ऐसी कहानी तो धूम मचा देगी। जैसे ही अदिति उस पन्ने को पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर कर उस किताब को फेंक देती है। तभी वो देखती है कि उस किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर वहां से गायब हो जाती है और वो औरत अदिति के सामने खड़ी होती है। तुम तो राजकुमार की प्रेमिका हो ना, जिसकी तस्वीर किताब में थी? लेकिन तुम बाहर कैसे आ गई? वो वैश्या अपने घुंघरू बजाते हुए अदिति के सर को अपने पैरों से दबा देती है। अदिति के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। अदिति उससे जान की भीख मांगती है, लेकिन वो वैश्या अदिति के सर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अदिति की आंखें और जुबान बाहर आ जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वैश्या अपने बाल बांधते हुए वहां से गायब हो जाती है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने सारी बुक इकट्ठा कर ली है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। राहुल और सिमरन अदिति को ढूंढने लगते हैं। सिमरन की नजर अदिति पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बैठकर किताब पढ़ रही हो। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहां से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। आई एम श्योर। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो वैश्या आ जाती है
और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वैश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वैश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। ये खूनी किताब का राज अब इस दुनिया को पता चलेगा और पिताजी वैश्या को अपने कब्जे में कर लेंगे। तभी समीर देखता है रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी है। वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी गाड़ी सीधा कब्रिस्तान की दीवार पर जाकर टकराती है। समीर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाती है और वहीं दफन हो जाती है।